नमस्कार बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में से हैं। मैंने आपको पिछले व्याख्यान में मौर्य काल और हर्यक वंश इसके बारे में पढ़ा। इससे आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि भारतीय इतिहास के स्रोतों से पढ़ने से पहले आप इतिहास शब्द से परिचित हो जाएं। इतिहास 3 शब्दों इति है प्लस आश के समुचित से इतिहास बना है, जिसका अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। इस प्रकार इतिहास अतीत को जानने का एक साधन है। किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। यहाँ अतीत से हमारा तात्पर्य उस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता से है। प्रत्येक देश अथवा राष्ट्र की अस्मिता की पहचान उसकी संस्कृति और सभ्यता से की जाती है। संस्कृति के अंतर्गत मानव के समस्त क्रियाकलाप आते हैं, जबकि सभ्यता के अंतर्गत उसके भौतिक पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाता है। इतिहास उन घटनाओं का वृत्तांत होता है जो भूतकाल में हुए हो। अतः मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों या साक्ष्यों को चुनकर अतीत के पुनः निर्माण करने को ही इतिहास कहते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य हम विभिन्न रूपों में मिलते हैं, जिन्हें इतिहास के स्रोत कहा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के ऐसे कई युग हैं जिनके विषय में हम मुख्य रूप से पुरातात्विक साक्ष्यों की जानकारी हमें मिलती है। ये साक्ष्य विविध रूपों में प्राप्त होते हैं, जैसे कि साहित्यिक रचनाएं अथवा दस्तावेज या स्मारक या सिक्के, ये लेख आदि। इस बिखरी हुई सामग्री को आधार मानकर इतिहासकार अतीत की घटनाओं की जानकारी हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। इतिहास में अतीत का यथासंभव सही चित्र प्रस्तुत किया जाता है। इतिहासकार कभी भी केवल कल्पनाशीलता के आधार पर कोई बात नहीं करता। कभी कभी एक ही घटना के विषय में परस्पर विरोधी वर्णन मिलते हैं। ऐसी स्थिति में सही तथ्य जानना कठिन हो जाता है। इतिहासकार एक वैज्ञानिक की तरह परस्पर विरोधी तथ्यों का भली-भांति परीक्षण करके अपने पूर्व कल्पित धारणाओं से प्रभावित हुए बिना उन्हीं तथ्यों के आधार पर सही निश्चय पर पहुंचता है। इतिहास की हम बात करते हैं तो कई लोगों के मन में ये भ्रांति बैठी हुई है कि अरे इतिहास में क्या है, इतिहास में तो बीती हुई बातों का लेखा जोखा है, या इतिहास की घटना को हम सही नहीं कह सकते या एग्जैक्ट उसको नहीं कह सकते जैसे विज्ञान में कहा जाता है। लेकिन बच्चों, ये बात बिल्कुल ही निराधार है। इतिहास में वो सब चीज़ें हैं जो विज्ञान में हैं। एक इतिहासकार यूं ही नहीं कहता इतिहास में परीक्षण भी संभव है तो प्रयोग भी संभव है। इतिहास केवल बीती हुई घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, इतिहास में भविष्य भी निहित है और इसके कई प्रमाण आपके सामने मिले हैं। एक सिंपल सी बात करूं तो जैसा कि आपने देखा होगा कि रामायण और महाभारत, ये किसने बताया आपको या किसने खोजा इस चीज़ को? साइंस ने तो नहीं देखा। ये किसने देखा? अतीत की घटनाओं का लेखो जोखा जो है वो हमारे इतिहास में है। इतिहास केवल निराधार नहीं है, इतिहास काल्पनिक नहीं है, इतिहास में प्रामाणिकता है, इतिहास में विज्ञान है। तो भारतीय इतिहास के अनुसंधान और क्रमबद्ध रूप में उसे व्यवस्थित करने का श्रेय आधुनिक विद्वानों को है। इनमें से भी पाश्चात्य विद्वानों का प्रयास निस्संदेह प्रशंसनीय है। उन्होंने भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक और कलात्मक उपलब्धियों की बिखरी हुई विपुल सामग्री को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर प्रकाशित किया। यद्यपि इन पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय विद्वानों की असामान्य उच्च मेधा की प्रशंसा की, किंतु साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत में रोम के लिवी के एलेलस अथवा यूनान के हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका के समान इतिहास लेखन का कार्य नहीं हुआ। इसलिए कुछ पाश्चात्य विद्वानों की ये धारणा बन गई थी कि भारतीयों को इतिहास की ठीक संकल्पना नहीं थी। ऐसा समझना भारी भूल है। वस्तुतः यह है कि प्राचीन भारतीयों की इतिहास की संकल्पना आधुनिक इतिहासकारों से पूर्णतः भिन्न थी। आजकल का इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं में
कारण संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करता है, किंतु प्राचीन काल के इतिहासकार केवल उन घटनाओं का वर्णन करते थे जिनसे जनसाधारण को कुछ शिक्षा मिल सके। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाभारत में इतिहास की जो परिभाषा थी उससे भारतीयों के इतिहास विषय संकल्पना पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस ग्रंथ के अनुसार ऐसे प्राचीन रुचिकर कथा जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा मिल सके इतिहास कहलाती है। प्राचीन काल में भारतवासी धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों को जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक समझते थे। इन पुरुषार्थों को करने की प्रेरणा देने में इतिहास भी एक साधन था। इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहासकार उन घटनाओं को कोई महत्व नहीं देते थे जिनसे इन चारों पुरुषार्थों को शिक्षा न मिल सके। इसलिए प्राचीन भारत का इतिहास राजनीतिक कम और सांस्कृतिक अधिक है। भारतीय समाज के निर्माण में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन भारतीय विद्वान इतिहास को पांचवा वेद मानते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि प्राचीन भारतीय विद्वान किसको वेद मानते हैं, इतिहास को। कौन सा? पांचवा। वे तिथि क्रम की अपेक्षा युग परंपरा और घटनाओं को अपेक्षा विचारधारक अति महत्व देते हैं। डॉक्टर राजबेरी पांडे ने लिखा है, देश के सहस्त्रों वर्षों के इतिहास में तिथियों का अधिक महत्व नहीं था, इसलिए तिथि क्रम से लिखा हुआ इतिहास हमें नहीं मिलता। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इतिहास में केवल राजनीतिक घटनाओं का ही वर्णन करना अपना कर्तव्य नहीं समझता। उसके वर्णन में जनसाधारण का उतना ही महत्व है जितना कि शासक और योद्धा का। वे उन सामाजिक, आर्थिक एवं बौद्धिक परिवर्तनों का अध्ययन करता है जिनके द्वारा मानव उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके अपने जीवन को पहले की अपेक्षा सुखमय बनाने का प्रयत्न करता है। इसलिए प्रसिद्ध इतिहासकार डी.डी. कौशाम्बी ने लिखा है, उत्पादन के साधनों और उनके पारस्परिक संबंधों के तिथि क्रमानुसार अध्ययन से हमें विकास क्रम की जानकारी मिल सकती है। इसके आधार पर हम जान सकते हैं कि जनसाधारण किस प्रकार जीवन यापन करता था। तो बच्चों, एक सिंपल सी बात है, इतिहास से हम अतीत को तो जानते ही जानते हैं, उसके साथ वर्तमान और भविष्य का में जो घट रहा है या भविष्य में इतिहास से हम सबक लेते हैं। अगर कोई गलती हो तो उसको हम भविष्य में ना दोहराए, उसका सुधारने का सबक हमें इतिहास ही देता है। तो इतिहास अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इससे हमें रोचक जानकारी भी मिलती है, हमारे ज्ञान का वर्धन होता है। हम ये नहीं कह सकते कि इतिहास में केवल अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा है। इतिहास क्रमबद्ध है, इतिहास वैज्ञानिक है, इतिहास में प्रामाणिकता है। अब हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी जो प्राचीन भारत है उसको जानने के लिए कौन कौन से साधन हैं, क्या क्या इससे हमें जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले है प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। मुख्य रूप से इन स्रोतों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है साहित्यिक सामग्री और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक यानी उस समय में जो साहित्य लिखा गया, चाहे वो जैन में लिखा गया, चाहे बौद्ध धर्म में लिखा गया, चाहे धर्मोत्तर साहित्य में लिखा गया, चाहे ब्राह्मण साहित्य में लिखा गया, उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। दूसरा है पुरातात्विक में कौन से अभिलेख थे, सिक्के थे, स्मारक थे, स्तूप थे, इनसे हमें भवन थे, वास्तुकला जो है उसके बाद स्थापत्य कला, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो पहला है साहित्यिक सामग्री। प्राचीन साहित्यिक सामग्री अपनी व्यापक परिभाषा में इतिहास विषय पर पर्याप्त प्रकाश डालती है। अध्ययन की सुविधा के लिए साहित्यिक सामग्री को हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है धार्मिक साहित्य और धर्मोत्तर साहित्य। इस धर्मोत्तर साहित्य को हम समसामयिक ग्रंथ यानी उस समय उस काल में लिखे गए ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, यानी जो विदेशी यात्री हमारे यहाँ आए उन्होंने जो क्या वर्णन करा उसके बारे में, और प्राचीन ग्रंथ से जो प्रचुर संख्या में उपलब्ध हैं धार्मिक एवं आध्यात्मिक तथ्यों पर विवेचन के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और
सांस्कृतिक के विषयों से संबद्ध उल्लेखनीय सूचनाएं प्राप्त होती है। पहला है धार्मिक साहित्य। तो मैंने जो आपके ये वीडियो का जो चित्र लिया है वो आपके इस इंडेक्स से लिया है कि आप इस इंडेक्स के माध्यम से आपकी जो ये सारणी है जो दी हुई है उसके माध्यम से आप समझ पाओ कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के साधन इसमें दो वर्गों में किया, जैसे साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक में जैसे धार्मिक है, धार्मिक के अलग अलग जो ग्रंथ हैं उसको पुरातात्विक में अलग अलग, तो आप इस इंडेक्स के माध्यम से भी ये पूरा समझ सकते हैं। पहला है धार्मिक साहित्य। भारतीय जीवन के समस्त मूल्यों का निर्धारण धर्म के आधार पर हुआ है। हमारे यहाँ धर्म को बहुत महत्व दिया जाता था इसलिए और दिया जाता है, इसलिए यहाँ के धर्म ग्रंथों में जीवन के समस्त विषयों पर न्यूनाधिक मात्रा में विचार किया गया है। इन ग्रंथों में धार्मिक महत्व के आधार पर हम इन्हें 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, जैसा कि पहला ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य। तो बच्चों, ब्राह्मण साहित्य आपने पढ़ा कि वर्ण व्यवस्था उस समय विद्यमान थी। वर्ण व्यवस्था, वर्णों का विभाजन था, जैसा कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र। ब्राह्मणों का जो कार्य है वो था पाठ पूजा कराना, हवन करवाना, यज्ञ करवाना, कर्मकांड करवाना। तो ब्राह्मणों ने जो साहित्य लिखा उसको हमने बांटा ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले ब्राह्मण धर्म से संबंधित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें पहला है वैदिक साहित्य। वेद जो है वो हमारे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इस साहित्य, इस इतिहास को जानने का जो पूरे उसका प्राचीन ग्रंथ सबसे है वो है वेद। वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। वेदों की संख्या 4 है। इन ग्रंथों से प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर कुछ अधिक और राजनीतिक जीवन पर कुछ कम प्रकाश पड़ता है। ऋग्वेद के अतिरिक्त 3 अन्य वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद व अर्थवेद। वेदों का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है। यद्यपि वेद मुख्यतः धार्मिक ग्रंथ है, किंतु इनसे आर्यों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। अर्थवेद में घरेलू जीवन की सी बातों का ज्ञात होता है, जैसे रोगों को दूर करने वाले जादू टोने के मंत्र, कृषक और व्यापारी वर्ग लोगों के लिए शुभाशीर्वाद सूचक मंत्र इत्यादि। फिर आता है ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। चारों वेदों पर जो टीकाएं लिखी गई उन्हें ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में जाना जाता है, जैसे शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, तांडीय ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण आदि विशेष रूप से इतिहास के लिए उपयोगी ब्राह्मण ग्रंथ है। इन ब्राह्मण ग्रंथों में योगों का सविस्तार वर्णन और वैदिक मंत्रों का प्रयोग बतलाया गया है। कई स्थानों पर इन ब्राह्मण ग्रंथों से राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। तो बच्चों, जैसे कि वैदिक साहित्य में आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे यहाँ चार वेद हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद और अर्थवेद। ठीक है, जो यजुर्वेद है उसका क्या कार्य है, सामवेद का क्या कार्य है, अर्थ, इनको चारों को आप डिवाइडेशन कीजिए और चारों के सामने जैसे ऋग्वेद है उसके आगे लिखिए यजुर्वेद है, उसके सामवेद और अर्थवेद। इन चारों को एक इंडेक्स से आप समझिए कि इनका क्या कार्य था या इनको क्या इनका हमारे जीवन में क्या उपयोगी था। फिर उसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद यानी चारों वेदों पर जो टीकाएं लिखी गई, 4 वेद कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इनके ऊपर जो टीकाएं लिखी गई वो किस में आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ में। ब्राह्मण ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, तांडीय ब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण, इनको आप उपशाखाओं से इनको समझिए। और उसके बाद आता है आर्णैक। आर्णैक ब्राह्मण ग्रंथों के प्राच आर्णैक ग्रंथों का स्थान है। आर्णैक का मतलब होता है वन, वनों की एकांतता में, वनों की एकांतता यानी वन में पढ़े जाने वाले जो ग्रंथ है जिसमें चिंतन शैली ज्ञान पक्ष पे जोर दिया गया है, उन्हें क्या कहा गया है, आर्णैक कहा गया है। और इन्हें हम उपनिषदों में देखते हैं। और आर्णों की संख्या कितनी है, 7 है। ऐत्रेय आर्णैक, साइखिक आर्णैक, तैत्तिरीय, मैत्रायणीय, याज्ञनिक, वृहदारण्यक और तलवाकार। ये आपको
आपको इस पे से इनको बहुत ही गहन अध्ययन करना है और इनको समझना है कि आर्णक किन्हें कहा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ किन्हें कहा गया है, वैदिक साहित्य क्या है, उपनिषद क्या है। उपनिषद यानी उप का अर्थ निकट व निषेध का अर्थ होता है बैठना, यानी गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, उपनिषद। तो बच्चों इनको आप बहुत अच्छे से और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। धन्यवाद।